पार्ट 2। गर्भस्थ शिशु का विकास परिवेश पर निर्भर। जिस वातावरण में जैसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ता है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। मनुष्य को बहुत कुछ अपने भाग्य, भविष्य और व्यक्तित्व का निर्माता स्वयं कहा जाता है, परंतु उसका इच्छित निर्माण भी तभी संभव होता है जबकि उपयुक्त वातावरण मिले। उपयुक्त वातावरण के अभाव में वे परिस्थितियां और सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं होती जो अभीष्ट विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए मनुष्यों ने उच्च स्तरीय आत्मिक विकास के लिए सत्पुरुषों की संगति करने, परिमार्जित और परिष्कृत वातावरण में रहने तथा आत्म विकास के लिए समुचित प्रयत्न करते रहने का निर्देश दिया है। वातावरण, परिवेश या परिस्थितियां मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका अच्छा उदाहरण जुड़वा बच्चों में देखा जा सकता है। एक साथ ही गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग, रूप और यहाँ तक कि चरित्र में भी अद्भुत साम्य देखा गया है। जन्म लेने के बाद भले ही परिस्थितियां भिन्न हो जाएं, जुड़वा बच्चों को आगे चलकर भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र अपनाना पड़े, परंतु उनमें वह साम्य फिर भी कम नहीं होता। यह साम्य किस स्तर तक, किस सीमा के अंदर घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए हैं और उनके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। अमेरिका के बॉस्टन शहर में जन्मी 2 जुड़वा बच्चियों पर किए गए प्रयोग इस संबंध में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वहां जन्मी 2 लड़कियां जिल और वेरोनिका को 3 महीने तक तो एक साथ पलने दिया गया, फिर उन्हें अलग अलग कर दिया गया। झील के पालन पोषण की जिम्मेदारी जिस महिला को दी गई थी, उसके और भी बच्चे थे तथा वह कठोर शारीरिक श्रम की आदी और सख्त अनुशासन प्रिय स्वभाव की थी। अपने बच्चों को भी उसने अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार सांचे में ढाला। वेरोनिका की अभिभावक महिला सीधे साधे किस्म की गृहिणी थी और वह दूसरों से ज्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती थी। एकांत उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि झील की अभिभावक महिला सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और एकांत तो जैसे उसे काटने फाटने दौड़ता था। झील और वेरोनिका के चेहरे मोहरे में अद्भुत साम्य था। दोनों को एक साथ देखने पर उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले व्यक्तियों के लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो जाता था कि कौन झील है और कौन वेरोनिका। उन्हें जब स्कूल में भर्ती कराया गया तो पाया गया कि उनके स्वभाव एक दूसरे से बहुत सीमा तक मिलते हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकृति की महिलाओं के संरक्षण में रहकर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर आभासित नहीं होता था। जुड़वा बच्चे जीव विज्ञान के लिए अभी भी एक पहेली है। वैज्ञानिकों ने इस विषय में
अनुसंधान की व्यापक योजनाएं बनाई हैं। अकेले अमेरिका में 100 से अधिक ऐसे केंद्र हैं जहां जुड़वा बच्चों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इन केंद्रों में विभिन्न जुड़वा बच्चों के संपूर्ण जीवन की जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है और उन्हें एक दूसरे से संबंध किया जाता है। अब तक हुए अध्ययन से प्राप्त विभिन्न निष्कर्षों के अनुसार औसतन 10 में से 1 बच्चा जुड़वा होता है, अर्थात 80 प्रसव होते हैं तो उनमें 1 प्रसव से जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। जुड़वा बच्चों को जन्म के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वह जिसमें दोनों बच्चों का एक साथ जन्म होता है, दूसरे बच्चे कुछ समय के अंतर से आते हैं। इनमें से पहले वाले को युग्म जुड़वा बच्चे कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार के बच्चों को सामान्य जुड़वा बच्चे। युग्म जुड़वा बच्चे एक ही डिंब से जन्म लेते हैं। देखने में वे अक्सर एक जैसे लगते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता, केवल उनकी उंगलियों के निशान ही अलग होते हैं। वे अलग सेक्स के हो सकते हैं और शक्ल में भी कुछ अंतर हो सकता है, किंतु यह अंतर ऐसा नहीं होता कि सामान्य दृष्टि से देखा या समझा जा सके। स्वभाव तो लगभग एक समान ही होता है। बंकिमधाम के मातृत्व शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों में कुछ अंतर पाए हैं, किंतु यह अंतर सामान्य या गंभीरता से देखने पर पता नहीं चलता। इस पर भी उनके विचारों, आदतों और स्वभाव में अद्भुत साम्य देखा गया। विंसेंट तथा मार्गरेट नामक 2 वैज्ञानिकों ने सैकड़ों जुड़वा बच्चों पर शोध कर अनेक महत्वपूर्ण तथा विस्मयकारी निष्कर्ष ढूंढ निकाले हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में कई जुड़वा बच्चों के उदाहरण दिए हैं। एक डॉक्टर की पत्नी का उदाहरण इसमें बेहद दिलचस्प है। नाम था उसका डोंग मार्टिन। वह एक पार्टी में सम्मिलित थी और हंस-हंस कर बोल बतिया रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ कि वह उदास हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी। डॉक्टर विसेंट भी उसी पार्टी में उपस्थित थे। मार्टिन को इस प्रकार रोते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने इसके कारण तलाशते हुए पाया कि पार्टी में जिस समय मार्टिन रो उठी थी, उस समय उसकी जुड़वा बहन अचानक बीमार पड़ गई थी। बंकिमधाम शहर की ही एक और घटना का उल्लेख है। मार्गरेट एक परिवार में अतिथि थे। मेजबान परिवार की गृहिणी पूरी तरह सामान्य थी। वह प्रसन्न और स्वस्थ चित्त से अतिथियों का सत्कार कर रही थी। अचानक रसोई में से उनके कराहने का स्वर सुनाई दिया। मार्गरेट सहित परिवार के अन्य लोग दौड़े आए। देखा, टैडी उसी प्रकार कराहते हुए रसोई के अपने काम में लगी है। पूछने पर उसने बताया, अचानक उसके चेहरे, पीठ और पैरों में इस प्रकार दर्द होने लगा था जैसे वह किसी घटना में आहत हो गई हो और उसे चोट लगी हो।
टैडी काफी समय तक उस स्थिति में रही। चोट लगने जैसे दर्द का तत्काल कोई कारण समझ में नहीं आया। पीछे पता चला कि उसी समय टैडी की बहन बैब्स एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके चेहरे, पीठ और पैरों पर काफी चोटें आई थी तथा वह इस दुर्घटना के कारण बेहोश हो गई थी। इस तरह की घटनाएं अन्य जुड़वा बच्चों में भी पाई गई हैं। प्रायः उनमें से किसी एक को कोई तकलीफ होती है तो दूसरे को भी पता चल जाता है और बहुत बार वैसी पीड़ा वे भी अनुभव करने लगते हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के संसद सदस्य डगलस की बेटी कैथरीन ने जिस समय एक बच्चे को जन्म दिया, उसी समय उसकी जुड़वा बहन हेलन के पेट में भी सख्त पीड़ा हो रही थी। मैनचेस्टर की बारबरा मैरिगन ने भी 6 घंटे तक अपनी जुड़वा बहन के साथ प्रसव वेदना झेली। प्रोफेसर J.H. कैमरान ने लिवरपूल के एक मैकेनिक का विचित्र विवरण दिया है, जिसे न कहीं चोट आई न कोई बीमारी हुई, फिर भी वह 1 सप्ताह तक चलने फिरने में असमर्थ रहा, कारण कि उसके एक जुड़वा भाई की टांग एक दुर्घटना में टूट चुकी थी। जुड़वा बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी साम्यता होती है कि उन्हें एक ही व्यक्तित्व के 2 बिंब कहा जाए तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। अनेक जुड़वाओं में वे कहीं भी रहें, एक दूसरे तक अपने विचार और संवेदना संप्रेषित करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है और कई बार इस क्षमता से बहुत लाभ है। यह समानता क्यों उत्पन्न होती है? इस संबंध में वैज्ञानिक गंभीरता से शोध कर रहे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ विंसेंट का कथन है कि यदि युग्म जुड़वा बच्चों में शारीरिक दृष्टि से समानता होती है तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वे मानसिक दृष्टि से भी समान है। ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर में कहा गया है कि उन बच्चों का विकास गर्भाशय के भीतर ही एक सी ही स्थितियों में होता है। उस समान स्थिति में पलने के कारण अलग अलग देहधारी होते हुए भी उनके व्यक्तित्व तथा आचरण में समानता आ जाती है। एक ही गर्भ में पलने वाले बच्चों के गुण सूत्र भी एक से होते हैं। कभी कभी इन बच्चों का गर्भाधान और विकास अलग प्रकार के गुण सूत्रों से भी होता है। एक ही प्रकार के गुण सूत्रों वाले बच्चों को आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे बच्चे समान लिंगी होते हैं, अर्थात या तो पुरुष होते हैं अथवा स्त्री। गर्भ में जिन बच्चों का विकास अलग अलग गुण सूत्रों से होता है उसे फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे बच्चों के लिंग भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, अर्थात एक पुल्लिंग हो सकता है और दूसरा स्त्रीलिंग। कोई आवश्यक नहीं कि ये भिन्न लिंग के ही हों, परंतु ऐसी संभावना हो सकती है। आइडेंटिकल ट्विन्स में इस तरह की संभावना बिल्कुल नहीं रहती।
लंदन हॉस्पिटल के साइकियाट्री इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेम्स शील्ड ने जुड़वा बच्चों पर काफी अनुसंधान कार्य किया है तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं के वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार एक ही गुण सूत्रों से विकसित बच्चों के शरीर, स्वरूप, स्वभाव, आदतों, व्यवहार, रुचियों और मस्तिष्कीय क्षमताओं में आश्चर्यजनक समानता होती है। इसका कारण दोनों का एक ही परिवेश में पलना और विकसित होना है। ऐसे बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो गर्भिणी द्वारा किए जाने वाले आहार तथा उसकी दिनचर्या का दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। उन्हें गर्भ में एक ही प्रकार का पोषण मिलता है। वे एक ही श्वास लेते हैं। कुल मिलाकर समान परिस्थितियों एवं समान स्तर का पोषण मिलने के कारण ही उनमें समानताएं पाई जाती हैं। चैप्टर 5 पार्ट 2 समाप्त। चैप्टर 5 पार्ट 3 सुप्रजनन हेतु श्रेष्ठ वातावरण कितना जरूरी। गर्भस्थ शिशु को माता द्वारा संस्कार दिए जाने का प्रकरण हो अथवा स्थान विशेष के संस्कारों से अनुप्राणित होने का, वातावरण की विशेषता बड़ा अहम स्थान रखती है। वातावरण की जब भी चर्चा हो तब उसे मात्र स्थूल नहीं, सूक्ष्म जगत में चल रहे प्रवाह के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जाना चाहिए। माता से, पिता से अथवा पीढ़ी के वंशजों से जो संस्कार बच्चे को मिलते हैं उसमें उस वातावरण की विशेष भूमिका रहती है जिसमें निवास किया जाता है एवं जो सूक्ष्म काय संरचना को सतत प्रभावित करता रहता है। पुराणों में ऐसे अनेक घटनाओं का वर्णन है जिनमें बताया गया है कि क्षेत्र विशेष में अपनी अपनी प्रभाव क्षमता पाई जाती है। ऐतिहासिक या प्रकृति संबंध कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव किन्हीं स्थानों पर छाया रहता है। फलतः वहां के निवासियों के विचारों और कार्यों पर उनका भला बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी सूक्ष्म वातावरण को ध्यान में रखकर सदैव ऋषि मुनियों ने अपनी कार्यस्थली चुनी है जहां वे महत्वपूर्ण कार्य कर सके। व्यास जी ने पुराण लिखने के लिए जो स्थान चुना था वह बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा के नाम से प्रख्यात है। गंगा अवतरण से लेकर ऋषि दधीची की वज्र साधना इसी क्षेत्र में संपन्न हुई। सातों ऋषियों की बहुमुखी गतिविधियां इसी परिधि में चलती रहीं। आद्य शंकराचार्य केरल में जन्मे थे तो भी उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र हिमालय चुना और केदारनाथ के समीप शरीर का समापन किया। अभी भी इस क्षेत्र में सरलता, सज्जनता, सात्विकता अन्यत्र की तुलना में कहीं अधिक है। यह सूक्ष्म वातावरण का ही प्रभाव है। यही तथ्य जो स्थान विशेष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, गर्भ में बैठे भ्रूण पर भी समान रूप से लागू होते हैं। वातावरण के साथ साथ गर्भकाल में माता के साथ किए गए व्यवहार, वर्ताव
और बातचीत का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध, मारपीट, धमकाना, डांटना, दबाकर रखना आदि कुटिलताओं का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार इस प्रकार के आचरण बहुत ही दुखदायी और कष्टप्रद परिलक्षित होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने समुद्री यात्रा के दौरान किसी बात से अप्रसन्न होकर अपनी गर्भवती पत्नी को जोर का धक्का मारा। गिरते गिरते जहाज की जंजीर हाथ में पड़ गई। उससे वह गिरते गिरते संभल गई, किंतु वह व्यक्ति बड़ा क्रूर निकला। उसने छुरे का वार किया, जिससे उस स्त्री की जंजीर पकड़े हुए हाथ की 3 उंगलियां कट गई। वह स्त्री समुद्र में चली गई। जहाज के चले जाने पर कुछ मल्लाहों ने उसकी रक्षा की। बाद में उस स्त्री के जो संतान हुई, वह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी 3 उंगलियां ही नहीं थी और वह बालक भी मानसिक दृष्टि से अपूर्ण, क्रोधी तथा शंकाशील स्वभाव का था। एक पाश्चात्य चिकित्सक ने वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार किया। एक बार एक कमरे के फर्श और दीवार सबको नील पोत कर नीला कर दिया। उस कमरे में श्वेत रंग के खरगोश का एक जोड़ा रखा गया। कुछ समय बाद खरगोश के 2 बच्चे हुए। दोनों के बालों में नीले रंग की झलक थी। इससे पता चलता है कि बच्चे के मस्तिष्क में ही नहीं, वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव स्थूल अंगों पर भी पड़ता है। वस्तुतः पिछड़े व्यक्ति इसलिए पिछड़े नहीं रह जाते कि उनमें कोई कमी अथवा त्रुटि होती है, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ वातावरण और व्यवस्था भी उत्तरदायी होते हैं। कम फल देने वाले पौधों के बीज ऐसी जगह ले जाएं जहां उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त जल, वायु, ताप, खाद्य पदार्थ और हवा, नमी (मॉइस्चर) उपलब्ध हो, तो वह बीज भी अधिक फल देने वाली जाति में बदल जाते हैं। वही सिद्धांत मानवीय जीवन में भी काम करता है। हमारे समाज में अनेक पिछड़े और पददलित लोग पड़े हैं। वह भगवान के बनाए या कर्म भोग के दोषी नहीं। यदि उन्हें भी उपयुक्त परिवेश मिला होता या पुनः मिले, तो उनका भी आत्मिक उत्थान पुनः संभव है। सुसंतति का ही प्रसंग चल रहा है, तो यह बताना प्रासंगिक होगा कि सामान्यतया नारियां अपने बच्चों को मात्र सुखी, संपन्न देखने भर की कामना संजोए रहती हैं, किंतु ऐसी महान महिलाएं भी हुई है जिन्होंने अपनी संतान को बड़ा आदमी नहीं, महामानव बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि और चेष्टा में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। ऐसी महान महिलाओं में विनोबा की माता आती हैं, जिन्होंने अपने 3 बालकों को ब्रह्म ज्ञानी बनाया। शिवाजी की माता जीजाबाई को भी यही गौरव प्राप्त हुआ। शकुंतला अपने बेटे भरत को, सीता अपने लवकुश को सामान्य नर वानरों से भिन्न प्रकार का बनाना
चाहती थी। उन्हें जो सफलताएं मिली वे अन्यान्यों को भी मिल सकती हैं। शर्त एक ही है कि आदर्शों के प्रति अंतःकरण में गहन श्रद्धा की स्थापना हो सके और उसे पूरा करने के लिए अभीष्ट साहस संजोया जा सके। संकल्प इसी को कहते हैं। ध्रुव ऋषि आश्रम में जन्मे थे। उनकी मां सुनीति बड़ी नेक स्वभाव और ईश्वर भक्त थी। ध्रुव के महान तेजस्वी होने में वातावरण भी मुख्य सहायक था, जबकि उत्तानपाद के दूसरे बेटे में वैसी तेजस्विता न उभर सकी। ऐसे पाश्चात्य जगत के कई उदाहरण हैं जिनमें संकल्प प्रयोगों द्वारा अभिभावकों ने संतानों में वांछित परिवर्तन चाहे और वे हुए भी। हाइना जर्मनी का एक कलाकार हेनरिच टिचवेन अपने परिवारियों तथा संबंधियों को कलाकारिता का चस्का लगाता रहता। उन्हें सिखाने और सफल बनाने में भी उसने पूरी रुचि ली। फलतः उसका निजी परिवार तो जर्मनी के इतिहास में कलाकारों की खदान के नाम से प्रख्यात हुआ ही, उसके पड़ोसी संबंधी भी पीछे न रहे। हेनरिच 7 प्रख्यात चित्रकारों का पिता, 16 कलाकारों का दादा और 34 कलाकारों का परदादा था। इटली के पाइट्रो जुक्त्री के 7 संतानें थी। उसने आरंभ में ही बच्चों को धर्मसेवी बनाने के लिए प्रयत्न किया। बड़े होने पर इनमें से एक ईसाई पादरी, 3 बौद्ध भिक्षु और 3 धर्मोपदेशक का काम करने लगे। सभी आजीवन ब्रह्मचारी रहे और धर्म सेवा में संलग्न रहे। यह उनके पिता की श्रद्धा, लगन और चेष्टा की ही परिणति थी। ऐसी अनेकों घटनाएं मिलती हैं जिनमें जैसा पति पत्नी ने चाहा, जैसी मनोभूमि विनिर्मित की, वैसी ही संतति जन्मी। एडम कॉल्ट डेनमार्क का फ्रेडरिक 22 संतानों का पिता था। दोनों पति पत्नी ने उन्हें गुणवान, चरित्रवान, प्रतिभाशाली बनाने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसका अभ्यास गर्भस्थ स्थिति से ही आरंभ कर दिया। फलतः 22 में से 4 बालक राजदूत, 2 सेनाध्यक्ष, 5 राज्य मंत्री तथा 11 राज्यपाल जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। उन्होंने पिता के गौरव को बढ़ाया। ट्यूक्सबरी के प्रसिद्ध चिकित्सक बेंजामिन किट्स अपने व्यवसाय के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उन्होंने प्रत्येक संतान को चिकित्सक बनाने का लक्ष्य रखा, वैसा ही वातावरण बनाया। फलतः 8 संतानें जन्म से ही वे विलक्षणताएं लेकर जन्मी जो उनके पिता ने चाही थी। सभी चिकित्सक बने। वेल्स के लॉन पॉम्प सेंट के परिवार में जन्मे 5 बालक प्रसिद्ध संत बने। 5 संतों के गिरजाघर उनके नाम से बने, जो अभी भी प्रसिद्ध है। 5 भाई सेंट ग्वाइन, सेंट सेलाइमन, सेंट ग्वाइनो एवं सेंट
ग्वाइचीरो की समाधि वहां बनी है। भारत में राणा सांगा व वीर हमीर का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। अन्य भाइयों में वैसी प्रतिभा न थी, पर उनके जन्म काल के पूर्व मां के मन में जैसा संकल्प उभरा था, वैसी ही संतति ने जन्म लिया। सती मदालसा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव की पूर्व घोषणा कर देती थी, फिर उसी प्रकार निरंतर चिंतन, क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार और व्यवहार वर्ताव अपनाती थी, जिससे बच्चा उसी मनोभूमि में ढल जाता था जिसमें वह चाहती थी। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि उनके पहले सभी बच्चे ज्ञानी, संत और ब्रह्मनिष्ठ होते गए। पति की प्रार्थना पर उन्होंने अंतिम गर्भस्थ बच्चे को राजनेता के अनुरूप ढाला। उसी ने पिता का राज्य सिंहासन संभाला और कुशल राजनीतिज्ञ हुआ। विश्वामित्र ने मेनका के संयोग से उस देव कन्या शकुंतला को जन्म दिया, जो वयस्क होते होते चक्रवर्ती भरत की माता बनी। यों शकुंतला का गर्भ धारण किसी दुष्यंत नामक राजा से हुआ था, पर उसके तो बहुत सी अन्य रानियां और बहुत से अन्य राजकुमार भी थे, जिनमें से वैसी प्रतिभा का धनी एक भी नहीं निकला जैसा कि शकुंतला पुत्र सिंह शावक से खेलने वाला चक्रवर्ती भरत। इसमें माता की ही व्यवस्था थी। इसमें साधनों को नहीं, वातावरण को श्रेय जाता है। कण्व ऋषि के आश्रम में पली और जननी बनी शकुंतला को वे साधन कहाँ प्राप्त थे, जिनके आधार पर इन दिनों संतानों को समुन्नत बनाने की बात सोची और व्यवस्था बनाई जाती। यहाँ वंशानुक्रम के साथ जुड़ने वाली विशिष्ट वातावरण की क्षमता को ही प्रमुख होने का श्रेय मिलता है। कुंती ने 5 देवताओं की शक्ति को गर्भ में धारण करके 5 देव पुत्रों पांडवों को जन्म दिया था। कुंती पांडु की पत्नी भर थी, किंतु संतानोत्पादन में उनको माध्यम नहीं बनाया। कर्ण सूर्य पुत्र थे, जिसे उन्होंने कुमारी अवस्था में ही जना था। अर्जुन इंद्रपुत्र थे, भीम पवन पुत्र, युधिष्ठिर धर्मराज के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के तेज से उत्पन्न हुए थे। ईसा भी कुमारी मरियम के पुत्र थे। यों उनका परिपालन एक कृषि कर्मी ने किया था। प्राचीन काल में ऐसे दैवोत्पादन की विद्या मनुष्यों को ज्ञात थी। मनुष्यों और देवताओं के मध्यमवर्ती विवाह में शिव पार्वती का उदाहरण आता है। शिव अजर अमर अनादि हैं, जबकि सती दक्ष पुत्री और पार्वती हिमांचल की बेटी थी। इस दैवी एवं मानवी विवाह से गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति प्रख्यात है। कथा अलंकारिक भी हो सकती है या उनके पीछे किन्हीं सुनिश्चित संभावनाओं और वैज्ञानिक रहस्यों का संकेत
तो है ही। एक विडंबना यह है कि कुछ समुदाय चिरकाल से यह विडंबना अपनाते रहे हैं कि मनुष्यों में कुछ जातियां वंशानुक्रम के आधार पर अपनी विशेषता बनाए हुए हैं, उसे अक्षुण्य रखा जाना चाहिए। रक्त सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। इससे पिछड़े पक्ष को तो थोड़ा लाभ मिल सकता है, पर समर्थ पक्ष घाटे में रहेगा और उस धूल मिल में अपनी चिर संचित विशिष्टता गंवा बैठेगा। इस प्रकार की मान्यता जर्मनों और अंग्रेजों में विशेष रूप से पाई जाती है। अन्य गोरी जातियों की तुलना में इस संबंध में वे अधिक हठवादी हैं। नीत्शे के प्रतिपादन से प्रभावित होकर हिटलर ने इस जातिवादी उत्कृष्टता पर बहुत जोर दिया था और वह उस देश के निवासियों को आर्य रक्त की उत्कृष्टता से सराबोर विश्व शासन में समर्थ और अन्यान्यों की तुलना में जन्मजात रूप से वरिष्ठ मानता था। उसका वंशवाद प्रसिद्ध है। इसी से मिलती जुलती मान्यता दूर देशों में फैले अंग्रेजों की है। वे इंग्लैंड की तरह अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी छाए हुए हैं। इन स्थानों पर उन्होंने अपनी वंशगत उत्कृष्टता का दावा सामाजिक, राजनैतिक सभी स्तरों पर दिया है और उन देशों के सामान्य निवासियों के साथ रक्त मिश्रण नहीं होने दिया है। इसके लिए उन्होंने न केवल परंपरा बना रखी है, वरन इस प्रकार के अनुबंध जोड़े हैं कि जिसके आधार पर क्रम विशिष्टता को अक्षुण्ण रख सके। यह उनकी मान्यता है। प्राचीन काल में मिस्र के राज परिवारों में भी ऐसी ही मान्यता प्रचलित थी। वे सगोत्र विवाह ही करते थे। यहाँ तक कि सगे बहन भाइयों के विवाह को भी प्रोत्साहन देते थे। अन्यत्र भी राज परिवारों में ऐसे ही प्रचलन थे, जिससे उनके रक्त मिश्रण की परिधि कुछ ही वंशों तक सीमित रहती थी। चाहे जिस रक्त वर्ण समुदाय के लोगों के साथ वे विवाह नहीं करते थे, इस आग्रह के पीछे उनका एक ही तर्क था, वंशानुक्रम से उपलब्ध विशिष्टता को अक्षुण्ण रखने का दावा। यह कहाँ तक सही था, कहाँ तक नहीं, कहा नहीं जा सकता। वंशवाद की हठ धर्मिता रखने वाले मात्र भौतिक दृष्टि से वंश की श्रेष्ठता पर जोर देने वाले, अनुवांशिकता को ही महत्व देने वाले व्यक्ति उस मूल प्रेरक बल को भूल जाते हैं जो गर्भस्थ बालक की मनोभूमि बनाता है। संभवतः डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रैक की मॉर्फी जेनेटिक फील्ड वाली मान्यता क्रमशः वैज्ञानिकों के गले उतरने लगे एवं गर्भस्थ शिशु पर चिंतन भावना का विचार पढ़ने का प्रतिपादन उन्हें विज्ञान सम्मत लगने लगे। तब फिर आकृति पर नहीं, प्रकृति पर, पीढ़ियों की श्रेष्ठता पर जोर दिया जाने लगेगा। जिन्स की कलमों वाले प्रयोगों पर विशद रूप में चर्चा की जा चुकी है। यहाँ अनुवांशिकता के साथ जुड़े सूक्ष्म वातावरण की महत्ता प्रतिपादित की गई है। वह यह बताने का प्रयत्न किया गया है
कि सुप्रजनन हेतु जिन्स में परिवर्तन लाने के लिए परिवेश एवं वातावरण की विशेष महत्ता है। अनेकों उदाहरण इसका समर्थन करते हैं। भावी पीढ़ी देव मानवों की बनानी हो तो अन्य उपायों के साथ इस पक्ष को वरीयता देनी होगी। प्रकरण 5 के साथ सुप्रजनन, भावी पीढ़ी का नवसृजन ऑडियो बुक समाप्त।